ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। देखिए, हम लोग आगे क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे और लेक्चर कितने हो चुके हम लोग के 9 लेक्चर्स हो चुके और हेडिंग करी लेक्चर नंबर 10 और टॉपिक हेडिंग करिए एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज। फिर पहले थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे का रिकॉल कर लें कि एंट्रोपी का मतलब क्या था, तो एंट्रोपी का मतलब था डिसऑर्डर। और कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से ज़्यादा समझ में आता है। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे बात भी किया था, अगर किसी गैस को हम कंप्रेस कर दें तो उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। बहुत अच्छा। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या था, अगर दो गैस को हम लोग एक साथ मिक्स कर दें, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, एंट्रोपी विल बढ़ जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है। और एंट्रोपी की इसका एप्लीकेशन इस चैप्टर में क्या है कि बस नंबर लेने के लिए पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आता है इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई एप्लीकेशन भी है इसका। जहाँ तक पढ़ाई तो इसीलिए होती है। बहुत अच्छा। इसकी हेल्प से हम लोग सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट देंगे। और फिर रेचल, सेकेंड लॉ की क्या जरूरत है? वो क्यों? लिमिटेशन था। फर्स्ट लॉ स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बता पा रहा था कि वो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, वो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी है। एंड सेकेंड लॉ इट इज इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। और सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट कोई बता सकता है? सेकेंड लॉ ने क्या कहा था एंट्रोपी के टर्म में? अभी तो पहले एंट्रोपी करेंगे फिर सेकेंड लॉ आएगा, लेकिन हो सकता है आप रीडिंग किया हो आपने। तो हाँ, तो वही क्या रिलेशनशिप है, वही सुनना चाह रहे हैं। क्या रिलेशनशिप है? देखिए, सेकेंड लॉ ये कहता है कि इन कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हाँ ये स्टेटमेंट था, एंट्रोपी इंक्रीजेज। तो इसीलिए देखिए, अब थोड़ी देर के लिए हम लोग इस चैप्टर को छोड़ करके और रियल लाइफ की बात करें, नेचर की बात करें, तो ये कहा जाता है कि दिस नेचर इज एवर एक्सपैंडिंग। दिस नेचर इज एवर एक्सपैंडिंग। तो इस मतलब कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज। तो डिसऑर्डर तो बढ़ना ये तो नेचर का काम है और हम लोग सोचते हैं यार ये नहीं ठीक हुआ, ये नहीं ठीक हुआ, है कि नहीं? तो ये तो लॉ ऑफ नेचर है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज। और जो भी होता है सब बेटरमेंट के लिए होता है। नेचर में जो भी, जैसे ये कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। ये कहा जाता है कि इस प्रकृति की, इस ब्रह्मांड को सुधारने की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। सुनिए मैंने क्या कहा? इस प्रकृति की, पूरे ब्रह्मांड को सुधारने की, नैसर्गिक मतलब नेचुरल होता है। नैसर्गिक प्रवृत्ति मैंने कहा तो नेचुरल टेंडेंसी। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द नेचर। इट इज द नेचर ऑफ नेचर। हाँ, इट इज द नेचर ऑफ नेचर टू रिफॉर्म दिस यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स को रिफॉर्म करने का ये उसका नेचर होता है। क्योंकि जो कुछ भी होता है वो उसमें कोई न कोई तो आपको टीचिंग्स मिली जाती है। ठीक है। आपने रेमंड का नाम सुना होगा, रेमंड्स कंपनी? नहीं, रेमंड्स बहुत बड़ी कंपनी है ना, इस समय 10,000 करोड़ की कंपनी है। तो उसके जो फाउंडर विजयपत सिंघानिया उनका नाम है, विजयपत सिंघानिया। उन्होंने कंपनी खड़ी की, सब कुछ किया और उसके बाद मोह में आके, लड़के के मोह में आ गए और सारा उसके नाम लिख दिया उन्होंने। क्योंकि एज काफ़ी हो गई थी उनकी, अभी हैं, वो भी जिंदा हैं, तो उनको लगा सब प्रॉपर्टी तो उसको जानी है तो पहले ही कर देते हैं। और फिर इसी बीच में लड़के की शादी हुई। जब शादी हुई तो रूप ही बदल गया फिर लड़के का। लड़के ने क्या किया? फादर को घर से बाहर कर दिया।
जिसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, 10,000 करोड़ की कंपनी, अभी कंपनी चल रही है, लेकिन अब वो किराए के घर में रह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। और अब क्या हो रहा है कि वो कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया है कि ये मेरा घर है, इसमें हमको रहने दिया जाए। कोर्ट के थ्रू ये बात हो रही है। इसमें क्या सीखने को मिला यहां से? क्या सीखने को मिला? नहीं होते हैं वो तो ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या ये सीखने को मिला? देखिए, स्मार्ट लोग वो होते हैं जो दूसरे की गलती से सीख लेते हैं और अपनी नई गलती करते हैं इनको स्मार्ट लोग कहा जाता है। ये नहीं कि खुद भी वही गलती करके सीख रहे हैं, नहीं, अपनी वाली नई वाली गलती करेंगे, ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। अभी अब ये नहीं, ये गलती नहीं करना है। अपने जीते जी लड़के को नहीं देना है तो राइट टाइम रहेगा, वाइफ भी उसकी राइट टाइम रहेगी, क्योंकि आप कुछ कर सकते नहीं हो। ज़्यादा ड्रामा करोगे सबको हम गिफ्ट कर देंगे, ये चैरिटी में डाल देंगे, हाँ इसलिए सेवा करो, हाँ इसलिए पैर वैर दबाओ तो तुमको प्रॉपर्टी देंगे, नहीं तो कुछ नहीं देंगे, है ना। तो ये उन्होंने गलती कर दिया। अब ये स्थिति आ रही है। इसी को लेके अमिताभ बच्चन ने एक स्टेटमेंट कहा था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। उन्होंने कहा पैसा कमाइए, लेकिन इतना मत कमाइए कि जब डॉक्टर की जरूरत पड़े तो लड़का वकील को बुलाए। गेटिंग द पॉइंट? मतलब आपने खूब पैसा कमा लिया और इतना ज्यादा हो गया कि लड़के के दिमाग में पैसा चल रहा है कि अब तो जा ही रहे हैं ये, तो इसके पहले कि अब अभी डिस्प्यूटेड हो जाए, भाई वगैरह में बंटवारा कैसे होगा, तो वकील को बुला के पहले से निपटा दिया जाए। तो इतना पैसा कम मत कमाइए। तो ये छोटी छोटी लाइफ की टीचिंग्स हैं, है ना। चलिए, हम लोग अभी सेकेंड लॉ पे रहते हैं। सेकेंड लॉ में भी वही चीज़ ये कहा गया कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। ठीक है, पहले डेफिनेशन नोट करिए, लिखिए एंट्रोपी में भी डिफाइंड एज, एंट्रोपी हेडिंग कर चुके थे हम लोग। एंट्रोपी में बी डिफाइंड एज, एंट्रोपी में बी डिफाइंड एज a property of any system, property of any system, property of any system which measures the degree of disorder, which measures the degree of disorder, degree of disorder in the system, in the system. Then write note. In the note write entropy is expressed, entropy is expressed by the symbol S, capital S, by S, full stop, like internal energy, like internal energy and enthalpy, internal energy and enthalpy. Entropy is also a state function, is also a state function, and depends only upon initial and final state, only upon initial and final states of the system, states of the system. फिर फॉर्मूला लिखिए, इस पे न्यूमेरिकल करना है। लिखिए एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज हेडिंग करके
फिर नीचे फॉर्मूला डायरेक्टली लिखिए, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल को शॉर्ट में लिखा आर ई वी, क्यू आर ई वी अपॉन टी, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। फिर अगले स्टेप पे लिखे वेयर क्यू आर ई वी इज द heat absorbed at T temperature, capital T, at T temperature in a reversible process, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम लोग एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे? Q अपॉन टी से, Q क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड है और ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में चलेगा, अगर डिग्री सी में दिया भी है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर पहले देख लीजिए, ग्रेटर द डिसऑर्डर ग्रेटर इज एंट्रोपी, इज इट करेक्ट? जितना ज्यादा डिसऑर्डर बढ़ेगा एंट्रोपी उतनी इंक्रीज करती है, राइट नोट। ग्रेटर द डिसऑर्डर then comma, greater is the entropy, फिर यूनिट लिखिए, यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी। तो डराइव करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q बाई टी, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो Q की यूनिट हो गई जूल पर केल्विन, एक यूनिट और इसकी आती है और ऑल्सो राइट कैलोरी पर डिग्री, CAL कैलोरी पर डिग्री, या करेंगे जूल पर केल्विन, या दूसरी यूनिट होगी कैलोरी पर डिग्री। अब इसके न्यूमेरिकल आगे करेंगे हम लोग। फिर आ जाइए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट डायरेक्टली लिखेंगे, लिखिए दिस लॉ स्टेट्स that entropy of the universe increases in course of every spontaneous process, इसको तो वर्ड बाय वर्ड ऐसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा, और सिंपल सा स्टेटमेंट भी है। अगर सेकेंड लॉ हिंदी में पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? हाँ, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए सेकेंड लॉ क्या होता है। जैसे एंट्रोपी बढ़ेगी वैसे यूनिवर्स की स्पॉन्टेनिटी भी बढ़ेगी। हाँ, ये भी ठीक है। मतलब प्रोसेस के अकरेंस की चांसेस और बढ़ते जाएंगे। इट विल प्रोसीड ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और वैसे भी देखिए, नेचर के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं, और नेचुरल प्रोसेसेस को रिवर्स
नहीं कर सकते, वो खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाते हैं, खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। एक बार हमने प्लांट को देखा, तो कभी आपने ऑब्जर्व किया प्लांट, जैसे गिलोय का नाम सुना है? गिलोय, गिलोय एक, हाँ, गिलोय जो होता है मतलब इट इज़ अ मेडिसिनल प्लांट। गिलोय इज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक किसको कहते हैं? एंटीपायरेटिक, पायरेटिक नो, एंटीपायरेटिक जो फीवर रिड्यूस करता है। फीवर रिड्यूसिंग ड्रग्स आर कॉल्ड एंटीपायरेटिक। लिख लीजिए कॉपी में, फीवर रिड्यूसिंग ड्रग्स, फीवर रिड्यूसिंग ड्रग्स आर कॉल्ड एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। तो किसी एंटीपायरेटिक का नाम बता दिए जो आप पहले से जानते हो। पैरासिटामोल, ठीक है, पैरासिटामोल है। हाँ, पैरासिटामोल में कई सारी चीजें हैं, पैरासिटामोल में कई हैं। फीवर के सिम्टम हट जाते हैं, फीवर नहीं होता, फीवर तो तब भी रहेगा। टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी का ना, पैरासिटामोल जब देते हैं तो जैसे बड़े लोग को देर में असर करती है, छोटे बच्चों को बहुत तेज असर करती है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल का सिरप भी आता है ना, पैरासिटामोल सबने पिया होगा सिरप छोटे बचपन में मीठा मीठा रहता है तो बचानी पड़ती है बच्चे से, तो उसको क्या मीठा मीठा अच्छा लग रहा है, वो पी जा रहा है, ठीक है। तो ये टर्म हम लोग याद करेंगे कि एंटीपायरेटिक क्या करता है, फीवर रिड्यूस करते हैं। तो गिलोय जो हमने नाम लिया, गिलोय इज एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक है, बीमार पड़ने नहीं देगा आपको, वो गिलोय नहीं पड़ने देगा। और इसको अनदर नेम ऑफ दिस प्लांट इज अमृता। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अमृता? फिल्म एक्ट्रेस नहीं अमृता सिंह, हाँ अमृत, हाँ, अमृत किसको कहते हैं? नहीं, जैसे जिस वर्ड में आ लग जाता है, जैसे सहयोग, असहयोग, तो सहयोग हेल्प हो गया, असहयोग हेल्प ना करना हो गया। तो अमृता क्या है, मृत के आगे आ लगा दिया तो अमृता हो गया। तो मृत क्या हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है, इसलिए इसको अमृता कहा गया। मतलब इस प्लांट की क्या खासियत है, आप इस प्लांट को जैसे कट कर लीजिए, कहीं से कट करके ऐसे रख दीजिए उसको, नो वाटर, नो सनलाइट, नो ऑक्सीजन, कुछ नहीं, फिर भी वो डेड नहीं होता प्लांट। 6 महीने बाद, हाँ 6 महीने बाद उसको लीजिए और ज़मीन में लगा दीजिए, पानी डालिए, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। ये मैंने किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। फिर हमको लगा, ऊपर मैंने लगाया है अपने रूम के आगे, खूब गिलोय लगाया है, तो उसकी पत्ती मैं खाता हूँ। गिलोय की पत्ती बहुत कड़वी होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और प्लस उस पत्ती, उसको अगर नीम के ऊपर चढ़ा दीजिए, नीम के ऊपर से, तो उसका इफेक्टिवनेस और बढ़ जाता है। तो वही मैंने किया, वो गमले में नीम लगाया है और बगल में गिलोय लगाया, उस पर चढ़ा दिया, उसको चढ़ रहा है तो नीम के थ्रू जाता है। तो नीम तो वैसे ही, कभी टेस्ट किया नीम? नहीं किया? अरे करिएगा नीम, मज़ा आ जाएगा, सारी सेंसेस जाग जाएंगी आपकी सारी इंद्रियां जागृत हो जाएंगी पहले क्या होता है, नीम की दातून हम डेली करते हैं। दातून समझते हैं? अच्छा, नीम खरीद के लेके आते हैं, नीम की दातून ही करते हैं। दातून किया करिए, ब्रश मत करिए, उसको तोड़ के फेंक दीजिए ब्रश को,
उसका रीज़न है, हम लोग साइंस वाले हैं। या ये मसल्स हैं कि नहीं, गम्स में मसल्स है ना, तो जैसे कुछ दिन के बाद, अभी यंग एज में नहीं पता लगेगा, कुछ दिन के बाद क्या होगा, ये दांत में गैपिंग होने लगेगी, फिर उसमें फूड फंसेगा, फूड फंसेगा तो क्या होगा, दांत सड़ेंगे फिर, और फिर आरसीटी करानी पड़ेगी। आरसीटी क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं उसको। आरसीटी ये वर्ड याद करिए, क्योंकि आप लोग डॉक्टर होने जा रहे हैं ना। तो दांत में जब प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं, आरसीटी करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं इसको, आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। एंड इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। वो दांत में वो कीड़े पे लग जाते हैं ना, दांत में कीड़े लग जाते हैं, लेकिन वो अगर शुरू से आप ध्यान देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज से ब्रश को तोड़ के फेंक दीजिए, है ना, और जब कुछ दिन आपको दिक्कत होगी दांतों से, आपको लगेगा है नहीं, कोई चीज़ कभी तो शुरू होती है ना। जब आपका फोकस रिवॉर्ड पे होगा, जैसे ये कहा जाता है कि कोई भी वर्क हमारे लाइफ में आया तो इसके दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हाउ, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वाई। विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, आप बताइए मैम। वाई इज मोर इंपॉर्टेंट। जब आपको ये पता लग जाए कि वो काम कर क्यों रहे हैं, तो इसका तरीका खुद निकाल लेंगे आप। जो चीज़ ज़िंदगी में ज़रूरी होती है उसको बताना नहीं पड़ता, वो सब आप करते रहते हैं, किसी को नहीं पता लगता है, बस करते रहते हैं उसको। वो भगवान भी नहीं जान पाएंगे, बस आप कर लेते हैं। पेरेंट वेरेंट किसी को नहीं, फ्रेंड वेंड किसी को नहीं, आप करते रहते हैं उसको जो आपको अच्छा लगता है ना, जो ज़रूरी होता है। तो ये मत कहिए। तो हमने ये कहा कि जब दातून करेंगे आप, तो सबसे पहले क्या होगा, नीम से बढ़िया एंटीबायोटिक एंटीवायरल होता ही नहीं है। कोई बैक्टीरिया वायरस रह ही नहीं सकता है नीम के, इतनी कड़वी होती है नीम, ठीक है। और डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एंटी डायबिटिक भी होती है। तो जब दातून करते हैं तो मुंह के सारे जो जम्स वगैरह होंगे सारे मर जाएंगे। प्लस उससे जब ऐसे ऐसे करके ब्रश करते हैं उससे, तो मसल्स ये प्रेस होते हैं, यहाँ के गम्स प्रेस होते हैं, तो उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। और जब ब्रश से करते हैं तो इसमें और कट जाता है, दोनों में उल्टा है, तो इसकी एक्सरसाइज करना है। भाई खाना भी देखिए, जब च्यू करते हैं खूब तो इसकी एक्सरसाइज होती है, तो दांत आपके इंटैक्ट रहेंगे। सिंपल सी साइंस, और कुछ नहीं है। तो इसलिए दातून करना शुरू करिए, ठीक है। तो हम जो एग्जाम्पल अभी कोट करना चाह रहे थे कि गिलोय मैंने लगाई, तो मैं सोचा कि ऐसे करके विंडो पे ऐसे लेके चलते हैं, तो तार से रस्सी से ऐसे बांध दिया हमने, तो हमने उसको देखा कि वो उसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है। कोई भी प्लांट हॉरिजॉन्टली ग्रोथ नहीं करता, हमेशा वर्टिकल करता है। ये कौन सी साइंस है, ये हमको नहीं समझ आई। फिर आप किसी प्लांट को देखिए, लीफ को अगर आप उल्टा कर दीजिए और छोड़ दीजिए, फिर ऐसे सीधी हो जाती है अपने आप वो। हाँ, ये कभी आप देखिएगा, ये कौन सी साइंस है भाई। वही तो हम लोग कर रहे हैं कि सेकेंड लॉ को नेचर से कंपेयर करें। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, दे आर ऑल स्पॉन्टेनियस। आप रिवर्स नहीं कर सकते, वो फॉरवर्ड ही जाएगा। तो जितने प्लांट हैं हमेशा सीधे चलते हैं। और लीव्स का भी ऑब्जर्व करिए, सबकी पत्तियां सीधी रहती हैं, ऐसे फोटोसिंथेसिस होनी है। अच्छा, और जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ से इवेपोरेशन होता है वाटर का। साइंस देखिए, गॉड की क्या साइंस है। अगर वो पत्ती ऊपर रहेगी तो प्लांट पानी ज़्यादा इवेपोरेट करेगा, पेड़ सूख जाएगा। तो ये साइंस है गॉड की, कि उसने क्या किया, उस सरफेस को ऐसे कर दिया कि डायरेक्ट सनलाइट उस पर ना पड़ने पाए। तो वो नीचे होता है, तो नीचे से पानी उतना इवेपोरेट नहीं करेगा।
छोटी छोटी चीज को लेकर के। तो नेचुरल प्रोसेस तो आप नेचर, क्योंकि नेचर तो गॉड गवर्न करता है ना, नेचर तो गॉड, उसकी कंट्रोलिंग सारी गॉड करता है, हम लोग कुछ नहीं करते उसमें। तो उसके पास तो गॉड के लिए कहा जाता है कि ट्रस्ट द परफेक्शन ऑफ गॉड हु इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ 10,000 थिंग्स। जब ये कहा जाता है ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी नीडेड व्हेन वी वर इन द वूम, 9 months जो जो चीज हमें जरूरत थी सबका उसने ख्याल रखा, तब हम आज पैदा हुए हैं। नहीं तो एक भी चीज अगर वो भूल जाता उस समय, मेमोरी बनाना भूल जाता, हाथ बनाना भूल जाता, एक चीज खाली भूल जाता, तो अब ये समझ नहीं यार, आदमी को लगता है यार मेरी किस्मत खराब है। अच्छा, उस समय कुछ गड़बड़ कर देता आपका, एक चीज भूल जाता, मतलब कोई चीज, एक हार्मोन, एक कुछ भी डालना, एक ग्लैंड डालना भूल जाता, थायराइड डालना भूल गया कोई भी ग्लैंड डालना भूल गया, है ना, या एक पैर डालना भूल गया, कुछ भी, उसने सारा एकदम आपको परफेक्ट बनाया, हमको परफेक्ट बनाया, तो अभी बिलीव नहीं हो रहा है आपको, ठीक है। तो वो चीज कहना चाह रहे थे। तो नेचुरल, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सारे कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, ठीक है। फिर अगली टॉपिक पे आ जाइए, फ्री एनर्जी एंड फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी एंड फ्री एनर्जी चेंज। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हेडिंग करके फिर इसका एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए। अभी तक एनी आइडिया फ्री एनर्जी क्या होता है, कुछ बताएंगे? फिजिक्स में तो हो गया ना, नहीं होता, फिजिक्स में नहीं आया, अच्छा कोई बात नहीं। तो कोई रीडिंग करके आया है फ्री एनर्जी क्या होती है? नहीं। देखिए, जैसे हम लोग जब किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो सारे हीट से तो वर्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ हीट ना इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है उसकी, कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, उसकी एनर्जी बढ़ाता है, बाकी एनर्जी से वर्क हो जाता है। तो जिस एनर्जी से वर्क होता है उसी को फ्री एनर्जी कहते हैं। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। तो मतलब फ्री एनर्जी का यूज क्या है? जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था कि एंट्रोपी का यूज क्या है, तो क्या कहा था आपने? सेकेंड लॉ में यूज होता है। उस तरह से पूछेंगे फ्री एनर्जी का क्या यूज है, तो फ्री एनर्जी से यूजफुल वर्क होता है। एक तो ये एप्लीकेशन हो गया, दूसरा एप्लीकेशन, इससे भी स्पॉन्टेनिटी पता करते हैं कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। अगर जैसे कई सारे प्रोसेसेस हैं, हम लोगों ने इस पॉइंट को लिखा था ना, देखिए अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो बताइए, जो हमने क्वेश्चन किया उसका आंसर तो किया ही नहीं आपने। हमने स्पॉन्टेनियस पूछा, नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा, ये स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। और डेल्टा एस बताइए, हाँ पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। और फिर तीसरा डेल्टा जी नेगेटिव। ये तीनों से हम लोग स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अभी डेल्टा जी पर आ रहे हैं। कई सारे प्रोसेसेस हैं जहां पे देखिए, अगर वाटर इवेपोरेट करता है, वाटर इवेपोरेट करता है, तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव? कैसे?
पानी जब इवेपोरेट होता है तो एक्सोथर्मिक होता है। हीट निकलती है, पानी जैसे इवेपोरेट होना है तो पानी हीट देगा कि लेगा? तो अगर ले रहा है तो फिर ये क्या है? तब एक्सोथर्मिक कह रहे हैं आप। ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बिना हीट लिए इवेपोरेशन हो ही नहीं सकता। भाई इसका रीज़न क्या है? विंटर्स में घर में जब मोपिंग होती है तो देर में सूखता है, गर्मी में जल्दी सूख जाता है। जब पोछा लगता है घर में तो गर्मी में क्यों जल्दी सूख जाता है? हीट ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा हीट होगी इवेपोरेट जल्दी करेगा, वो इवेपोरेट जल्दी करेगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो डेल्टा एच क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अच्छा, और जब पानी इवेपोरेट करेगा तो एंट्रोपी पे क्या फर्क है? बढ़ेगी। तो डेल्टा एस, अच्छा एंट्रोपी बढ़ रही, डेल्टा एस निगेटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब जरा देखिए, दोनों पॉजिटिव हो गया। अब स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, अब गाड़ी फंसी है कि नहीं? क्योंकि हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस तो ऐसे लिखा था हम लोगों ने। तो अब कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं, अभी जैसे कोई न्यूमेरिकल आगे हमको करना है, अगर क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच दोनों दिया है तो स्पॉन्टेनिटी इज नीदर डिसाइडेड बाय डेल्टा एच नॉर बाय डेल्टा एस, स्पॉन्टेनिटी विल बी डिसाइडेड बाय डेल्टा जी। देन दिस इज द यूज ऑफ दिस फ्री एनर्जी। क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है, जैसे भी एग्जाम्पल हमने दिखाया आपको। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे वाइल डिसाइडिंग स्पॉन्टेनिटी वी मस्ट कंसिडर डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टुगेदर, दोनों को साथ में लेना चाहिए। एंड द फंक्शन विच टेक्स इनटू अकाउंट एंथैल्पी एंड एंट्रोपी इनटू अकाउंट टुगेदर इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, फ्री एनर्जी इज अ फंक्शन विच टेक्स एंथैल्पी एंड एंट्रोपी इनटू अकाउंट टुगेदर, दोनों को साथ में रिलेट करती है ये, इसी को फ्री एनर्जी कहा जाता है। और फिर इसका मेन एप्लीकेशन क्या होगा, दिस इज ऑल्सो यूज टू डिटरमिन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अब इन दोनों को नहीं देखेंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर ये दोनों दिया है, अगर अकेले दिया है तब तो इसको देखेंगे अलग अलग, खाली डेल्टा एस दिया था तब तो उसका साइन देखेंगे, डेल्टा एस दिया तो उसको देखेंगे। लेकिन अगर दोनों दिया है तो ना इसको देखेंगे ना इसको देखेंगे तब खाली डेल्टा जी को देखेंगे। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या नेगेटिव होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो अब फ्री एनर्जी का एप्लीकेशन क्या पता लगा आपको, स्पॉन्टेनिटी पता करने के लिए। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, why it was needed, why second law was needed, why entropy was needed। क्वेश्चन ये है कि जैसे हर चीज में हम यही ये वाई लगाते हैं, इसी को तो साइंस कहते हैं, हर स्टेप पे वाई, हर स्टेप पे वाई। तो मैंने अभी जैसे क्वेश्चन किया कि फ्री एनर्जी की जरूरत क्या है, क्या फायदा इससे, नहीं पता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम डेल्टा जी को लेते हैं। फिर यही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया कि इसी तरह से ये किया कि एंट्रोपी की क्या ज़रूरत है, सेकेंड, हाँ क्या लिमिटेशन होता है, नहीं बता पाता, बस यही सुनना चाह रहे थे। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन यही थी
कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा ये नहीं बता पाता है वो, तो इसलिए सेकेंड लॉ की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हमने एंट्रोपी स्टडी किया। तो अब एंट्रोपी के बाद जब इंथैल्पी एंट्रोपी दोनों स्टडी कर लिया तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आने लगा, कभी कभी ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में फिर हम लोगों ने डेल्टा जी स्टडी किया। तो डेल्टा जी से क्या फ़ायदा हो गया, तो वही कंडीशन करेंगे कि देयर आर सम प्रोसेसेस इन सम रिएक्शंस नीदर द स्पॉन्टेनिटी इज डिसाइडेड बाई डेल्टा एच नॉर डेल्टा एस। ना इससे डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, डेफिनेशन स्टार्ट करिए। राइट, डेफिनेशन पहले इतना इंट्रोडक्शन नोट करिए, लिखे इन सम रिएक्शंस it has been found that neither delta H nor delta S, neither delta H nor delta S alone can decide the spontaneity of a process, full stop. Therefore while deciding the spontaneity of a process, then comma both delta H and delta S, delta H and delta S should be taken into consideration together, दोनों को साथ में लेना चाहिए, into consideration together, full stop। फिर पहले चेंज करिए। राइट, thus the function that takes enthalpy and entropy into account together is called free energy, full stop। it is represented by the symbol G, capital G, by the symbol G। ब्रैकेट में लिखिए G स्टैंड फॉर, गिब्स, केमिस्ट का नाम है, GIVV, गिव्स फ्री एनर्जी। G का मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी, दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, गिव्स एनर्जी भी कह सकता है। और जिसको नहीं पता उसको लगा यार ये तो नहीं पढ़ा हमने, फ्री एनर्जी जानते, गिव्स एनर्जी नहीं जानते। और जबकि दोनों एक ही चीज़ होती है, है कि नहीं?
मतलब कितना वर्क किया होगा कि उनके नाम से उस फिनोमेना को स्टडी किया जा रहा है। फ्री एनर्जी बोले या गिव्स फ्री एनर्जी, दोनों एक ही चीज है। बहुत जगह पर है भाई, जैसे देखिए RD, व्हाट इज दिस? RD, इट इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का नाम सुना है? क्या होता है? जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जब N/P ग्रेटर देन 1.5 हो जाता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। मतलब व्हेन द न्यूक्लियस कंटेन्स टू मेनी न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाता है तो N/P का रेशियो बढ़ जाता है, न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया तो फिर ये न्यूक्लियस क्या होता है, इट स्टार्ट्स एमिटिंग अल्फा बीटा गामा रेज, ये रेडियोएक्टिव रेज एमिट करता है, इसी को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और जब N/P का रेशियो 1.5 से ज़्यादा होता है तो इसको बोलते हैं हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस। इसी को अनस्टेबल न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये स्टेबल नहीं है, ये एमिशन देता है, रेडियोएक्टिव रेज एमिट करता है, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए किसी यूनिट की जरूरत पड़ेगी ना, तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रदरफोर्ड। RD स्टैंड फॉर रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। तो अब कितना बड़ा काम किया कि उनके नाम से यूनिट हो गई रदरफोर्ड। लोगों को लगता है रदरफोर्ड तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था, हाँ वो भी दिया था, और उनके नाम पे यूनिट भी है, रदरफोर्ड इज द यूनिट। और देखिए रदरफोर्ड ने फ्लोरीन पे वर्क किया था, फ्लोरीन पे, और फ्लोरीन एक्सप्लोड हो गई, इनको चोट लग गई, उसके बाद से छोड़ दिया उसको। तो यहां से क्या सीखने को मिला, विनर्स ऑलवेज डू नॉट विन, हमेशा जीत नहीं होती है, हारते भी हैं लेकिन वो हार मानते नहीं हैं। बढ़िया सेंटेंस है ना, हारते हैं लेकिन हार मानते नहीं। जैसे ये होता है ना कि दुख सबके जीवन में आते हैं लेकिन कुछ लोग दुखी होते नहीं हैं, कुछ लोग दुखी होते नहीं हैं। तो यही तो कहा जाता है कि मुसीबतें सब पे आती हैं, मुसीबतें सब पे आती हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। भाई जैसे आंधी आई खूब तेजी से, तो अगले दिन देखा तो ये पेड़ गिरा, वो पेड़ गिरा, वो पेड़, तो सब लोग क्या बात करते हैं, बड़ी तेज आंधी आई थी इसलिए पेड़ गिर गया। अच्छा, बगल वाला तो खड़ा हुआ है, उसके लिए आंधी नहीं थी, वो और फ्रेश हो गया, उसकी जो कमजोर पत्तियां थी वो गिर गई, अब पेड़ में कोई पत्ती, सारी पत्ती एकदम फ्रेश नजर आ रही है। तो मतलब पेड़ क्यों गिरा था, उसका कॉज आंधी था, कॉज क्या था, हाँ, जिसकी रूट्स कमजोर थी वो गिर गया। तो इसलिए प्रॉब्लम जब भी आती है तो आप, हाँ सोल्यूशन तो रहता ही है, आप अगर कमजोर होंगे तो आप टूट जाएंगे, आप टूट जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रांग करना है, अपने आप को स्ट्रांग करना रूट की तरह से, ठीक है। तो ये स्टोरी हमेशा रही। रदरफोर्ड ने फ्लोरीन पे काम करना छोड़ दिया था, उसके बाद फिर चोट लग गई थी, ठीक है, वो नहीं कर पाए। अब कई लोग होंगे, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप ऐसे छोड़ देंगे तो फिर कोई भी छोड़ देगा, ऐसे लोग कहेंगे, टॉन्ट करेंगे ऐसे करके। लेकिन फिर मान लिया वो नहीं किया, उन्होंने कुछ और तो किया। रदरफोर्ड ने इतना बड़ा काम किया कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट उनके नाम से रखी गई है, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो दिया ही है ना, बिना उसके तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो हम लोग पढ़ नहीं सकते। रदरफोर्ड मॉडल आता है ना, एग्जाम में भी आता है,
उसी से थ्योरी आगे चलती है। ठीक है, तो उसी तरह से GIBB इन्होंने क्या दिया हमको, फ्री एनर्जी के बारे में दिया, तो इसीलिए इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। चाहे फ्री एनर्जी कहें चाहे गिब्स फ्री एनर्जी कहें, दोनों एक ही चीज है। फिर अब डेरिवेशन स्टार्ट करते, पहले हेडिंग करिए डेफिनेशन, टू द हेडिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन डेफिनेशन कॉपी करिए डेफिनेशन, लिखिए फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is defined as, free energy of a system is defined as the maximum amount of energy, maximum amount of energy available to the system, available to the system during a process that can be converted into useful work, that can be converted into useful work। फिर एक लाइन और लिखिए, पैरा चेंज करिए, इन अदर वर्ड्स फ्री एनर्जी इज, in other words free energy is the capacity, free energy is the capacity of a system to do useful work। आ जाइए बेटा, अंदर आ जाइए, इनसे आ जाइए बेटा, to do useful work। चलिए इतने ही करके छोड़ दीजिए, कल हम लोग एक्स्ट्रा रख सकते हैं रिचल, है ना। इसको बंद कर देते हैं। थैंक यू।